अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड कप का राउंड ग्रुप मैचेस ख़त्म हो गए हैं। इंडिया एज एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द टेबल है। पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड 5वें पे आई है, 6, 7वें पे भी जा सकती थी। तुक्का लग गया कि न्यूजीलैंड से मैच बारिश की वजह से जीत गए, और यह है कि बाकी कच्ची टीमों से जीते। कच्ची टीमों में भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर खेली है, और एशियन टीमों में जो 4 टीमें थीं, 5 टीमें, उसमें इंडिया के बाद अफ़गानिस्तान ही बेस्ट खेली है। तो आए थे बड़े फड़फड़ाते हुए और दावे करते हुए, जो कि हमेशा से पंजाबियों की आदत है भड़क के मारने की, तो भड़क के मारते हुए आए थे और वापस गए हैं तो कपड़े भी उतार के गए। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप में ये है कि इंडिया टॉप पे रही, अनबीटन रही। नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका रही, जो टॉप टीम इंडिया से ही हारी थी। नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया रही, जो टॉप 2 टीम्स इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी। और नंबर 4 पे न्यूजीलैंड रही, जो टॉप 3 टीम इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारी। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि आप खेलो, नमाजें पढ़ के, तबलीगें करके, और फिर रोना धोना, रोधड़ा रोना हमारे गुजराती मेमनी में कहा जाता है, रोधड़ा रोना। ये भाई साहब मिक्की आर्थर जाहिर है पैसा हलाल कर रहे हैं, अपना पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये आईसीसी रैंकिंग है, ये लगता है बीसीसीआई रैंकिंग है, क्योंकि शुभमन गिल अब टॉप बैट्समैन और सिराज टॉप बॉलर हैं। उस वक्त नहीं बोल रहे थे जब शाहीन आफरीदी और बाबर टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर थे, कच्ची टीमों से खेल के, क्योंकि पाकिस्तान पक्की टीमों से तो खेलता ही नहीं है, कच्ची टीमों से खेलता है। पक्की टीम भी अगर पाकिस्तान जाती है, जैसे न्यूजीलैंड गई थी अभी रिसेंट में, तो बी ग्रेड सी ग्रेड गई थी आईपीएल के दौरान, क्योंकि सारे प्लेयर तो आईपीएल खेल रहे थे। तो ऐसी टीमों के खिलाफ बाबर रन करके टॉप पे पहुंच गया, ऐसी टीमों के खिलाफ शाहीन आफरीदी विकेटें लेके टॉप पे पहुंच गया, तो ये मिकी आर्थर को तब रैंकिंग पे कोई एतराज़ नहीं था, तब वेरी ब्यूटीफुल। शुभमन गिल ने पूरे साल बेहतरीन टीमों के खिलाफ बेहतरीन बैटिंग की है। सिराज ने, शमी ने, बुमराह ने टॉप बॉलिंग की है, तो रैंकिंग में आए। पाकिस्तान के बॉलर का हाल ये है कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन देने वाला बॉलर इस बार हारिस रऊफ निकला। इतने रन किसी ने एक वर्ल्ड कप में नहीं दिए जितने हारिस रऊफ ने इस बार दिए हैं। और एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन देने वाले टॉप 3 में से 2 इस बार पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी नंबर 3 पे हैं, और नंबर 1 पे ये हारिस रऊफ, नंबर 2 पे पिछले वर्ल्ड कप में 2019 में आदिल रशीद ने दिए थे नंबर 2 पे। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने दोनों ने मिला के 1,500 से ज़्यादा रन दिए हैं। और ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये इनका कोहली किंग, इसने 9 मैचों में 319 रन बनाए। इसका आप स्ट्राइक रेट देखें 83.50। यार, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन 4-5 बैट्समैनों ने इससे ज़्यादा रन बनाए और सबके स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर, यही हाल इंडिया का है। सबके स्ट्राइक रेट टॉप बैट्समैनों के 100 प्लस हैं। ये किंग भाई साहब का स्ट्राइक रेट 83 रन बनाए, खाली 319, किसी गिनती में नहीं आते, और अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खान कहते हैं। मसला ये है कि अब ये फरीद जिसने कहा था कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मैच हार जाएगा तो ज़िंदगी में क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा, रोज़ की 40-50 ट्वीटें कर रहा है। अब कह रहा है न्यूजीलैंड को मुबारक हो, वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये रो धो के ही वो कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया हार भी सकता है, ये थोड़ी है कि इंडिया के ऊपर छाप लगी है कि नहीं हारेगा, हार भी सकता है, इट इज़ अ मैच। लेकिन तुम लोग जिस हिसाब से कर रहे हो ना, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो नाम नहीं है तुम्हारे पास। ये फ्लाइट में बैठने के लिए गए थे, सेमीफाइनल के रह गए। अजीज़ दोस्तों, अब इनका पाकिस्तान पहुंचने का मामला है। पाकिस्तान पहुंचने के लिए ये चुपचाप जा रहे हैं, क्योंकि लोग टमाटर अंडे लेके एयरपोर्टों पे वेट करेंगे।
नॉर्मली हमेशा होता है विनिंग टीम एक साथ जाएगी, पाकिस्तान तो एक साथ जाए लाहौर या कराची या जहाँ भी, और फिर अपने अपने शहरों में जाए, ऐसा ही होता है ना। ये निकल गए 2 अलग अलग फ्लाइटों में दुबई, उसमें हसन अली बैठ गया इंडिया में ही क्योंकि ससुराल है इसका। अब दुबई से ये अलग अलग अपने अपने शहरों में छुप छुपाते निकले जाएंगे, इस तरह से ये वापस जा रहे हैं क्योंकि, और अभी इनकी कमबख्ती आनी है। मसला ये है कि 2003 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, 2007 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, पिछले 6 वर्ल्ड कप में सिर्फ 2011 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे। ये वर्ल्ड कप से पहले एशियन कप, एशिया कप हुआ था ना, पाकिस्तान इंडिया के बाद, मतलब उस वक्त तो पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में था टीम, फाइनल में नहीं पहुंच सके ये एशिया कप के। इनकी औकात क्या है जिस पे ये इतनी बातें करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ से मैच से पहले शाहीन अफरीदी, मुझे पता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट है हमारा न्यूजीलैंड से जीतना, वो इंग्लैंड से जीतना, इतने रन रेट को बेहतर करना, लेकिन अगर कोई दुनिया में कर सकता है तो वो हम कर सकते हैं। बातें थी हमारे पास, बाबर कहता हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है, 287 रन से जीतना है या 284 बॉल से जीतना है, हमारे पास पूरा प्लान है और हम प्लान के मुताबिक खेलेंगे और आप फिक्र नहीं करें। लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जैसे कि हरीम शाह, पाकिस्तान की कॉल गर्ल, कहती है कि अल्लाह प्लान करता है, श्योरली अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो चलो भाई, अल्लाह की प्लानिंग भी फेल हो गई। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर क्रिकेट की कि अफ़गानिस्तान ने अपने एक्ट से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेम से अफ़गानिस्तान ने सारे मैच मुकाबला किया है। इवन आखिरी मैच भी जो साउथ अफ्रीका से हारा था उसमें भी मुकाबला किया, ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते बचे हैं, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, हर मैच में मुकाबला किया है और कहीं रोना धोना नहीं किया। अफ़गानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी इनकम है ना जितनी वर्ल्ड कप की, वो अहमदाबाद में गरीबों में बांट दी ताकि वो अपने दिवाली मना सकें। देखें, ये एक्ट होते हैं ना, इससे फिर भारतीयों के दिल में अफ़गानिस्तान से प्यार है ना, तो इसकी वजह ये है। अजीज़ दोस्तों, आगे एक और आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि ये भाई साहब लश्कर का फाइनेंसर, लश्कर तैयबा का फाइनेंसर हाजी नसीबुल्लाह ये किडनैप हो गया है। बलाली रोड पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चमन से कोयटा जा रहा था तो भाई साहब अगवा हो गए। ये जैश ए मोहम्मद जो टॉप की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चीफ मसूद अज़हर, जिसको भारत का हवाई जहाज अगवा करके भारत की जेलों से छुड़ाया था पाकिस्तान की ISI ने, उसका मसूद अज़हर का राइट हैंड मैन, बहुत ही करीबी दोस्त रहीमुल्लाह तारिक, एक लश्कर का टेररिस्ट, वो जैश मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट को कराची में किसी ने गोली मार दी। वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक गैदरिंग के लिए जा रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी। अज़ीज़ दोस्तों, ISI के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ISI के क्रिएटेड जो टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर बड़ी कमबख्ती आई हुई है। जैसे कि ये एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का, ये गज़ा पहुंचा था इसराइल से लड़ने के लिए, वहाँ पे किसी नामालूम अफराद ने उसको गोली मार दी। यार, ये नामालूम अफराद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, नामालूम अफराद मतलब अननोन पीपल ने जो लश्कर लगाए हुए हैं लाइनों से लाइन, और जन्नत में वैसे ही इस वक्त बहुत ज़्यादा हूरों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि गज़ा से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। तो मतलब अब क्या होगा समझ से नहीं आता। मौलाना तारिक जमील से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह ये सारा मामला हैंडल होगा।
अजीज़ दोस्तों, हमारे मित्र हैं पेरिस में ताहा सिद्दीकी। वो पाकिस्तान का एक न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि मियांवाली में जो एयरफोर्स के अड्डे के ऊपर अटैक हुआ था ना पंजाब में, उसके बारे में अभी तक आईएसआई ने खुल के बात नहीं की है, क्योंकि 5 जहाज़ से ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं और उसमें डजन्स ऑफ आईएसआई वो आर्मी के पर्सनल, डजन्स ऑफ आर्मी के लोग मारे गए हैं और 14 से ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं। और अभी तक सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये किसी अंदर के आदमी की मदद से हुआ है। तो इसलिए आईएसआई बहुत परेशान है और जिस हिसाब से इनके टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जिस हिसाब से आर्मी के ऊपर अटैक बढ़ गए हैं, तो उस सिलसिले में अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला मामला किस तरह आगे बढ़ता है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले ज़रा ये शाहिद आफरीदी की सुन लें कि इनको मोदी से कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी इनके लिए कुछ अच्छा करेगा। ओ भाई साहब, पहले तुम ये तो बताओ पाकिस्तान क्या कर रहा है इंडिया के लिए अच्छा? जब से पाकिस्तान बना है तब से साला 75 साल से देख रहे हैं कि तुम लोगों ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। मोदी क्यों तुम लोगों के लिए कुछ करेगा? तो इसको बड़ी अफसोस है कि मोदी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा और हमारे लिए हम मोदी से अच्छे की उम्मीद नहीं रह सकते। तो भारत को कभी भी पाकिस्तान से अच्छे की उम्मीद नहीं रही। तुम लोगों ने हमेशा पीठ में छुरे ही मारे हैं। सुनिए जरा, हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया, रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के टेररिस्ट गजा में लड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान के टेररिस्टों के हेड मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना सिराजुल हक, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के चीफ कतर में जाके हमास के लीडर से मिल रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी के टॉप ऑफिसर्स हमास को एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरह इजराइल से लड़ना है। ये अमेरिका का डबल रोल हमें समझ में नहीं आता कि अमेरिका किस तरह इन सारे दुनिया का टॉप टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान, फिर स्पॉन्सरिंग कौन है? ईरान, तुर्की, कतर, इन सबको अमेरिका की मदद है। तुर्की को नेटो में बिठाया हुआ है। ईरान के अभी $14 बिलियन रिलीज किए। ईरान को खुली ढुली छूट दी हुई है, एम्बार्गो ख़त्म कर दिया। और कतर में तो सारे टेररिस्टों के हेड ऑफिस हैं, टेररिस्टों का माउथ पीस जो अल जजीरा है उसका हेड ऑफिस है, और अमेरिका का भी आउट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा अड्डा है। हमें अमेरिका की समझ नहीं आती कि किस तरह ये, मतलब हैरत की बात है कि एक तरफ वो टेररिस्टों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ टेररिस्टों को पाल भी रहा है। टेररिस्टों की फैक्ट्रियां पाकिस्तान तुर्की में हैं, उसको वो अमेरिका कहलाई है। तो ये अब आपके सबके समझने की बात है। अजीज़ दोस्तों, मैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ की तरफ आऊँगा। पहले तो ये कि 2 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ वापस जा चुके हैं। अब 2 लाख से ज़्यादा जा चुके हैं, रोज़ के हज़ारों जा रहे हैं। ये बशर खान हैं अफ़गान रेफ्यूजी, इन्होंने कहा कि हम लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है वापस, और हम लोगों के यहाँ पे बिज़नेस थे, सारे लेन देन था, सब कुछ था। बोला अब एक मिसाल है, मेरा किसी के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्जा था, मैंने किसी पाकिस्तानी को बिज़नेस के लिए या किसी चीज़ के लिए 40 लाख दिए थे। अब वो मुझे वापस ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, तो उसको भी पता है पाकिस्तानी को कब मैं क्या उनसे ले तो नहीं सकता। तो कोई नहीं दे रहा और कोई दे भी रहा है तो आधे पैसे दे रहा है। ये जुल्म है। इसी तरह शरबत खान है एक और रेफ्यूजी, वो कह रहा है पहले तो हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है। 40 साल से हम जिस घर में रह रहे थे वो घर को हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, बेच भी नहीं सकते। और अब हमारे जानवर भी हमें लेके नहीं जाने दे रहे कि हमारे जानवर हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी सारी इनकम का ज़रिया ये जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी होते हैं जो, वो भी हमें लेके नहीं जाने दे रहे। ये इंतहाई जुल्म है। इसी तरह
एक और हैं हबीबुल्ला, ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त एक नई ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में शुरू करूंगा, एक ऐसे मुल्क में जहां मैं कभी गया भी नहीं, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है और ना वहाँ पे कोई बिज़नेस है, ना कोई इस वक्त सेटिंग है, और हमें ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और इवन हमारा जो सामान है वो भी हमें लेके नहीं जाने दे रहे। हमारी तलाशियां होती हैं और सिर्फ गद्दा, बर्तन, छोटे मोटे बेकार चीज़ें हैं वो लेके जाने दे रहे हैं। कोई कीमती चीज़ है वो रास्ते में हमसे चेकिंग के बहाने लूट लिए जाते हैं और हमारे को कहीं बात करने की इजाज़त नहीं है। हम इस पे कुछ कर भी नहीं सकते। अब यूरोपियन यूनियन ने इस पे कहा है कि ये जुल्म कर रहा है पाकिस्तान और 2 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़ को निकालने की बात कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। देखें अजीज़ दोस्तों, ये हमारे आसिम सज्जाद अख्तर हैं, राइटर हैं और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का टॉप क्लास मिलिटराइज्ड और हेड ड्रिवन सोसाइटी है। मैं भी यही कहता हूँ। पख्तून वर्किंग क्लास और हज़ारा वर्किंग क्लास जो बलूचिस्तान और केपीके में हैं, उनको भी अफगान रेफ्यूजी के नाम पे वापस भेज रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं। मतलब उनका अफगानिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पख्तून और हज़ारा रहते हैं भाई, बलोच रहते हैं, यही लोग वहाँ पे भी हैं। अब पता ये चला है कि 3-4 चीज़ें हैं ना जो जिसकी वजह से आर्मी वापस इनको बदला ले रही है तालिबान से। एक तो ये कि तालिबान इनके डिक्टेशन पे नहीं चल रहा। पहले तालिबान से टेररिज्म करवा रहे थे सेंट्रल एशिया में, हम इंडिया में और अफ़गानिस्तान में। पहले तालिबान से टेररिज्म करवा रहे थे, सिविल वार अफ़गानिस्तान में चलवा रहे थे, पैसा बन रहा था, डॉलर बन रहे थे। अब अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार जब से वापस आई है उनकी बात मानने को तैयार नहीं। दूसरा, अफ़गानिस्तान की तालिबान ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। अफ़गानी तालिबानों ने बाड़ें हटाने शुरू की, बॉर्डर के चेक पोस्टों पे हमले किए और कई नई चेक पोस्टें बनाई। इसके अलावा जो ड्रग्स ट्रेड है, पॉपी वगैरह, अफ़गानिस्तान की तालिबान ने 95% पॉपी ट्रेड ख़त्म कर दी। और अब जो एक और चीज़ आई है वो ये है कि ये जो ISI और पाकिस्तान आर्मी है वो तालिबान से कह रही है कि हमारे बलूचिस्तान के और KPK के कई लोग तुम्हारे मुल्क में पनाह लेके बैठे हैं, तो तुम उनको हमारे हवाले करो, तो हम ये रेफ्यूजीज़ का ड्रामा बंद कर देंगे। तालिबान कह रही है भाई हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जो बिहाइंड द डोर इनकी बातचीत चल रही है उसमें तालिबान ने कहा कि तुमने तो इंडिया के सारे टेररिस्ट अपने यहाँ ओपनली रखे हुए हैं, चाहे वो खालिस्तानी हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम जैसे हैं, चाहे वो मिलिटेंट्स हैं जैसे मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, जो कि वांटेड हैं, जो दुनिया के माने हुए टेररिस्ट हैं, उनको अपने पास रखा है। तुम क्यों वापस नहीं कर रहे इंडिया को? इंडिया तो तुम्हें अरसे से मांग रहा है। जबकि हमारे यहाँ तुम जिन बलोच और पख्तूनों की बात कर रहे हो वो टेररिस्ट नहीं है, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि तुम लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान के KPK के पख्तूनों को, हज़ारा को, बलूचिस्तान के बलोचों की ज़िंदगी हराम की हुई हो। उनको तुमसे ख़तरा है उनकी जान को, तो वो बलूचिस्तान में आए हैं, बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान में आए हैं, और अफ़गानिस्तान में पख्तून भी बेशुमार हैं, बलोच भी बेशुमार हैं और हज़ारा भी बेशुमार हैं। इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, ये अपने रिश्तेदारों के पास पनाह लेने आए हैं, और ये कोई वांटेड टेररिस्ट नहीं है। तुम्हारे कहने से हम उनको टेररिस्ट नहीं कह सकते। तो पहले तुम तो जो दुनिया मानती है कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और ये दाऊद इब्राहिम और खालिस्तानी टेररिस्ट, वो अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में है। वो इंडिया तुम्हें कई डेकेड से मांग रहा है, वो उनको तुम दे नहीं रहे हो तुम हमसे। तो ये 4-5 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये रेफ्यूजी वाला ड्रामा कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, कई चीज़ें हैं इस सिलसिले में। पाकिस्तान ने अब ऐलान किया है कि अब हम रजिस्टर्ड अफ़गानिस्तानी जो रेफ्यूजीज़ जो कि यहाँ पे लीगली 30-40 साल से रह रहे हैं उनको भी डिपोर्ट करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये पूरा एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं अपने खिलाफ।
2 लाख अफगानी गए हैं, उसमें से अगर आप मतलब 25% भी लगाएं कि वो बड़े आदमी होंगे, लड़के होंगे जो लड़ने जैसे होंगे, तो 50,000 तो 2 लाख में से ही हो गए। अगर आप 2 मिलियन बेचते हो तो 5 लाख की फौज आप अपने खिलाफ दुश्मनों की तैयार कर रहे हो। उन्होंने फिर आपका जो बाजा बजाना है ना, तो आपके पास तो लड़ने की ताकत है नहीं, पाकिस्तान आर्मी तो लड़ने भड़ने जैसी रही नहीं है, तो ये पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। अजीज दोस्तों, देखें हमारी पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो युवा है, यूथ है, उसको फजूल की चीज़ों में लगाया हुआ है। नॉन मुस्लिम से नफरत, और इधर उसको मार दो और उसको मार दो, और बेकार सी चीज़ें। जैसे ये हमारा मदनी चैनल वाला दावत इस्लामी का मौलवी है इलियास कादरी, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, ये मेमन कम्युनिटी से है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। ये कह रहा है, बल्कि अक्सर यही होता है कि इस्तिंजा खाने में, वॉशरूम में एक चप्पल की जोड़ी होती है, अब वो चाहे मर्दाना हो चाहे जनाना हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, ये सब घर वाले उसी को पहन के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो जेंट्स की चप्पल है मर्दों की, तो औरत पहनेगी तो गुनाहगार होगी। तो एक मर्दाना चप्पल होनी चाहिए वॉशरूम में, एक लेडीज चप्पल होनी चाहिए, 2 जोड़ियां होनी चाहिए। हर एक अपने अपने चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाने में जाए। ये बहुत अहम मदनी पूल है, इसको सब अपना लीजिए, वरना कई घरों में इस तरह नादानिस्ता गुनाह हो रहा होगा, इनको बेचारों को पता भी नहीं होगा। अजीज दोस्तों, ये आपकी प्रायोरिटी है कि टॉयलेट में अगर आप ऐसी चप्पल पहन के चले गए जो लड़की ने या औरत ने पहनी थी, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है आपके लिए। मतलब इतना बड़ा गुनाह है कि आप सोच भी नहीं सकते। जबकि हिंदुओं की, यहूदियों की, क्रिश्चियनों की प्रायोरिटी ये है कि एक्सेलेंट एजुकेशन हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, और मैनकाइंड के लिए एक बेहतरीन चीज़ें ईजाद करते हैं, अपने अपने सोसाइटी को बेटर करने के फॉर्मूले देते हैं। जबकि हमारे मौलवियों ने अपनी युवा को इन चीज़ों में रखा है। यही इलियास कादरी कहता है कि अगर कोई 2 आदमी स्कूटर पे जा रहे हैं ना, तो दोनों अपने बीच में एक तकिया रख लें, क्योंकि गलत ख्याल तो आ सकता है ना। इसी तरह ये बता रहा है खुद ही कि एक मौलवी था बहुत बड़ा, हिस्ट्री में कोई इनका, जितने बड़े मौलवी थे बड़े, तो वो उसके पास एक खूबसूरत लड़का पढ़ने आता था, तो वो उसको कहता था तुम पर्दा रखो बीच में, क्योंकि मैं, जब आपके मौलवियों का ये हाल हो कि आप एक खूबसूरत लड़के को देख के आपका ये हाल है, और सेक्स के अलावा आपके दिमाग से कुछ आता नहीं है, तो फिर आपने इस दुनिया में क्या हासिल करना है, आपने क्या चीज़ वो दुनिया में प्रोडक्टिव वो करेंगे, बेकार है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर आपके साथ पाकिस्तान के हवाले से शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के पास अब पासपोर्ट बनाने के लिए लाखों एप्लीकेशन पड़ी हैं। महीने से ऊपर हो गया, पाकिस्तान पासपोर्ट नहीं बना पाड़ा, क्योंकि लेमिनेशन पेपर जो उस पर लगता है ना बीच वाले पेज में, जिस पे फ़ोटो होती है और जो स्पेशल पेज होता है, वो फ्रांस से इंपोर्ट करते थे। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है उसके पैसे तो देता नहीं है, मुफ्त में हर चीज़ समझ रहे हैं। सऊदी अरब जैसे उधार पे पेट्रोल दे रहा है, ऐसे सबके उधार पे चलेंगे। तो अब फ्रांस ने, वो कंपनी जो दे रही थी, उस कंपनी ने कहा पहले पुराना हिसाब चुकता करो। जैसे मोहल्ले में एक आदमी है जो पेंसारी की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, उससे उधार पर माल लेता जा रहा है। आखिर एक आदमी तंग आ जाता है वो दुकान वाला, और कहता है भाई साहब पहले इतना सारा कर्जा चढ़ गया, पहले वो तो अदा करो। तो पाकिस्तान के पास वो पेपर है नहीं, तो पासपोर्ट नहीं बना पा रहे। पाकिस्तान की पीआईए को दुनिया की कहीं एयरपोर्ट पे जगह नहीं दी जा रही, क्योंकि वो पार्किंग के पैसे नहीं दे रहे। पाकिस्तान की पीआईए को दुनिया में कोई एयरपोर्ट पेट्रोल नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले पेट्रोलों के पैसे नहीं दे रहे। ये तो आपके मुल्क का हाल है, और फिर आप फ़ख्र करते हो और मान करते हो और अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हो। ये हमने पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, वो अभी वर्ल्ड कप में हमने देख लिया कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के सपोर्टर्स किस माइंडसेट के साथ आए थे। मैं देखता हूँ टीवी पे जो इनके वर्ल्ड कप के हवाले से जो एक्सपर्ट्स के प्रोग्राम होते थे,
वो कहते हैं पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप में इसलिए क्वालिफाई नहीं कर सका सेमीफाइनल के लिए कि एक तो ये कि भारत ने हमें खाना अच्छा नहीं दिया, दूसरा ये कि हाई सिक्योरिटी हमारी रखी थी। हाई सिक्योरिटी अगर तुम्हारी नहीं रखेंगे तो फिर तुम लोगों को तो वहाँ पे कोई मार वार देगा तो क्या करोगे। और फिर हाई सिक्योरिटी तुम अपने मुल्क में तो फौज के निर्गय में इस पूरी टीमों को खिलाते हो जो बेचारे होटल से सिर्फ ग्राउंड जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। यहाँ तो तुम फिर शॉपिंग कर रहे थे और रेस्टोरेंटों में खाना खा रहे थे, सब कुछ ओपनली था। इसके अलावा भारत में सपोर्टर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो सपोर्टर्स अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लैंड को भी कर रहे थे। तुम्हें नहीं कर रहे थे तो तुम अपने गिरेबान में झांको ना कि तुम लोगों ने भारत के साथ इस हद तक क्या कहे। आज भारत के लोग जो कि हमेशा इतने ज़्यादा हॉस्पिटलिटी तुम्हारे साथ करते थे वो क्या है। तो ये खाली भारत हमने क्रिकेट के उसमें ही पाकिस्तान की माइंडसेट देख लिया कि किस तरह का आपका माइंडसेट है, और आप क्रिकेट क्या दुनिया के किसी फील्ड में कहीं भी कुछ नहीं जा सकते। अब वक्त आने वाला है कि तुम लोगों को अभी और मार पड़नी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।